हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें जो हैं वो सही से दिख रही होंगी। मैं बीच बीच में चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा, तो उसी तरीके से आप भी खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। ट्राई टू हेल्प एंड ट्राई टू वर्क विथ मी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम क्या करेंगे। जैसे कि क्या है ना कि ये फ़ोन का जो है लाइटनिंग वाला आ रहा है, क्योंकि लाइटनिंग है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेट मी थिंक। कुछ कर सकते हैं तो किया जाएगा, वरना फिर इसी तरीके से चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं उसका। मैंने कोशिश की बट कुछ हो नहीं पा रहा है, तो फिर इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि देखिए इसमें चैप्टर्स जो हैं ये अगर आप नीट ऑफ पॉइंट के व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे भी है, और आप बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे है। प्लस अगर आप एग्ज़ाम होता है एक बीएससी नर्सिंग का, उसके लिए अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी है। तो मतलब अगर मैं नीट के हिसाब से देखूँ तो इसमें जैसे कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में, जो क्वेश्चन थे वो 2 क्वेश्चन आए थे। 2021 में जो थे वो 1 क्वेश्चन आए थे, ठीक। और 2022 में जो क्वेश्चन आए थे वो भी 1 आए थे, और 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे इससे। जो 2023 में से क्वेश्चन की जो संख्या थी, हाँ, क्वेश्चन इससे 2023 में नहीं आए थे। आइए हम इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। आइए देखते हैं। इस एनसीईआरटी में लिखा गया है। हम लोग स्टार्ट करेंगे किस पॉइंट से, आइए देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से। देखिए, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडी एंड दैट ऑफ other animals and plant. They are present even at the site where no other life form could possible exist. Sites such as deep inside the geysers, thermal vents जो होते हैं, where the temperature may be high as 100 degrees Celsius deep in the soil, under the layer of the snow several meter thick, and in the highly acidic environment. हम यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। इस लाइन में बस यही बताई गई है कि ये जो लाइन पढ़ी गई है इसमें, इस लाइन का यही मतलब था कि मतलब जो माइक्रोब्स आपके पाए जाते हैं वो बहुत डीप इनसाइड द, मतलब ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट पे आपके माइक्रोब्स पाए जाएंगे जहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंट नहीं है। मतलब थर्मल एंड वेंट्स में पाए जा रहे हैं। आपके जो माइक्रोब्स हैं वो टेम्परेचर जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है भाई साहब, वहाँ पे भी पाए जा रहे हैं। और डीप इनसाइड द सॉइल, मतलब सॉइल के बहुत अंदर तक भी वो पाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब इस लाइन में डिस्कस की हैं। हम नॉर्मली यहाँ पे एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं। बेसिकली एनसीईआरटी रीडिंग पे ही फोकस किया जाएगा। माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रोब्स, microscopic animals and plant virus, viroids, or and also the prions that are proteinous infectious agent। यहाँ पे लिखा है prions that are proteinous infectious agent। some of the microbes are shown। अब हम जब ये फिगर देखेंगे 10.1 तो उसमें दिखाया जाएगा कुछ कुछ, मतलब मेनली यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइंस की रीडिंग होगी, और कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे मुझे बताने लायक वो मैं आपको बता दिया करूँगा। आइए फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। अब देखिए इसमें यहाँ पे यह बताया गया है कि माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंगल कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनीज। मतलब जैसे जो इस लाइन में ये कहा गया जैसे बैक्टीरिया हो गए या फंगी हो गया वो ग्रो कर सकते हैं न्यूट्रिटिव मीडियम पे टू फॉर्म कॉलोनी दैट कैन बी सीन विथ नेकेड आई। अगर वो कॉलोनी बना ले रहे हैं तब हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं। एक पॉइंट इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि जब ये कॉलोनी बना ले रहे हैं तभी हम इनको नेकेड आई से देख सकते हैं, वरना अगर ये कॉलोनी नहीं बना पा रहे हैं तो हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। सच कल्चर आर यूजफुल इन द स्टडी ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच कल्चर, इस टाइप के कल्चर्स जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं द स्टडी ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके स्टडी। तो यहाँ पे इसमें ये बताया गया, ये सारे कई सारे फिगर दिए गए, जैसे फिगर ए हो गया, फिगर बी हो गया और फिगर सी हो गया, ठीक। 3 तरीके के फिगर इसमें दिए गए। पहला जो फिगर है बैक्टीरिया के फिगर है। पहले जो फिगर में बताया गया वो रॉड शेप बैक्टीरिया है। दूसरा जो फिगर है ये किसका एग्जाम्पल है, आप बता सकते हैं ये किस
कौन सा बैक्टीरिया इसमें बैक्टीरिया जो है स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया जो है इसमें स्पेरिकल शेप्ड है। सी वाले में रॉड शेप बैक्टीरिया है विथ फ्लैजिला, क्योंकि देखिए रॉड शेप तो है बट उनके पास फ्लैजिला भी दिख रहा है। तो ये 3 तरीके के बैक्टीरिया हैं और ये नॉर्मली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अगर कभी कभी ये फिगर दे के भी पूछ लेता है तो आप इस फिगर को याद रखिएगा, प्लस इस फिगर को याद रखिएगा, प्लस इस फिगर को याद रखिएगा। अब अगर सेकंड की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ वैराइट्स के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वैराइट्स के बारे में। तो वायरस नहीं, माय मिस्टेक, वायरस के बारे में बात करेंगे। तो ए है, बी है और सी है। तो अब आप कभी कभी क्या होता है कि ये जो मतलब फिगर इस तरीके से बना हुआ है उसमें आपसे ये पूछ लेता है कि फिगर बना रहेगा, प्लस में फिगर के साथ पूछेगा कि ये क्या है, मतलब कि ये कौन सा मतलब वायरस है, प्लस ये कौन सा वायरस है, प्लस ये जो आप इसमें ऐसे कैसे स्टिक लाइक कह सकते हैं या ऊक के तरीके से एक जॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, तो ये इस तरीके से बना के दे देगा और आपसे पूछ देगा कि ये कौन सा वायरस है। तो देखिए इसमें जो पहला बताया गया वो है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, इसके नाम पे मत जाइएगा कि इसका नाम बैक्टीरियोफेज है तो ये बैक्टीरिया होगा, नहीं। बैक्टीरियोफेज है मतलब ये बैक्टीरिया मतलब वायरस है, ये एक तरीके का जो बैक्टीरिया को वायरस कॉज करता है, मतलब बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरिया जो होता है बैक्टीरियोफेज उसका नाम है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। बी में अगर हम बात करते हैं तो ये इस तरीके के अगर शेप में देखेंगे आप, इस तरीके के शेप में देखेंगे तो बी जो वाला जो है वो आपका एडिनो वायरस है, जो कि आपको क्या करता है, विच कॉजेस रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, जो क्या करता है आपको रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। सी वाले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो रॉड शेप है, ये देखिए रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, तो ये रॉड है, रॉड शेप। तो रॉड शेप है तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। अब नेक्स्ट डायग्राम पे पढ़ते हैं, क्योंकि डायग्राम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम नहीं, मतलब डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वजह से हमने डायग्राम पे के क्वेश्चन पे जो भी चीज़ें हैं उसको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये फिगर में क्या हुआ, कभी मान लीजिए कि इस फिगर में इस तरीके का फिगर बना दिया और ये पूछ दिया कि इसमें किसकी कॉलोनी ग्रो कर रही है। ये एक आपका पेट्रिक डिश है जिसमें मतलब कि किसी भी चीज़ को ग्रो कराया जाए, चाहे वो फंगी हो चाहे वो बैक्टीरियल हो। तो ये देखिए कॉलोनीज़ जो है इस वाले पहले वाले मतलब इस तरीके का फिगर देके एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, तो ये आप जान जाइएगा कि आपसे पूछ रहा है कि कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनकी बात कर रहा है इन पेट्री डिश, ठीक। और नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ते हैं तो जो सेकंड वाला है उसमें क्या बोला जा रहा है कि ये तो पेट्री डिश है ही, प्लस इसमें किसकी कॉलोनी ग्रो कर रही है, तो फंगल कॉलोनीज जो है, फंगल सेकंड वाले मतलब बी वाले फिगर में फंगल कॉलोनी जो है वो ग्रो कर रही है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एनसीईआरटी रीडिंग की जगह बेस्ट एनसीईआरटी रीडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेंगे मुझे, मैं आपको वो ज़रूर से बताऊँगा। प्लस में एनसीईआरटी मान लीजिए एनसीईआरटी रीडिंग ही है एक तरीके से, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगेंगे शायद, या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसको डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी। वैसे ये एनसीईआरटी रीडिंग है, एनसीईआरटी की लाइंस आप रीड किए जाएंगे आपके साथ, आप मेरे साथ उसको रीड कर सकते हैं या आप मेरे साथ उसको देख सकते हैं। देखने के साथ मतलब ये होता है कि आप उसको सुन सकते हैं या आप किसी तरीके से भी उस चीज़ को देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, इन चैप्टर 8 एज यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 8, ठीक, you have studied that the microbes cause a large number of disease in the human being, मतलब microbes cause a large number of disease in human being. They also cause disease in plants and animal. uh, you have studied in large number of disease in chapter 8. They also cause disease in plants and animal, but this should not make you think that all the microbes are harmful. Several microbes are useful to man in a diverse way. Some of the most important contribution of microbes in human welfare are discussed in this chapter. First we are going to deal with microbes in household product. We will do the readings only. बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, उसको आप लोग ध्यान मत दीजिए, उसको छोड़ दीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, you should be surprised to know that we use microbes or products derived from them every day. A common example is the production of curd from milk. Microorganisms such as lactobacillus and the other commonly called lactic acid bacteria, LAB, याद रखिएगा, lactic acid bacteria, which grows in milk and convert it to the curd. During growth, the lactic acid bacteria produce acid that coagulate the partially digested milk protein. A small amount of curd added to the fresh milk
as inoculum or starter. Inoculum or starter. I hope you understand. Contains millions of lactic acid bacteria. Contains millions of lactic acid bacteria, which at a suitable temperature multiply. Which at suitable temperature what multiply, and thus convert the milk to curd, which also improve its nutritional quality by increasing vitamin B12 in our stomach too. The lactic acid bacteria play a beneficial role in checking disease causing microbes. Next, that is, we have studied curd making from milk. आगे बात करेंगे हम लोग डो, मतलब कि जो आटा होता है उससे हम लोग डोसा, इडली, सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा, इडली इज़ also fermented by bacteria. Is also fermented by bacteria. I hope it is visible. Wait. Oh, wait a minute. Dough, which is used for making food such as dosa and idli, it is also fermented by bacteria. The pulp, जो pulp उसमें होता है, appears of dough is due to the production of CO2. जो वो फूला वो आपको दिखता है, उसको CO2 गैस प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से. एंड कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकन प्लेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2? कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो हो रहा है, टेकिंग प्लेस इन द रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2? क्या होता है, ऐसा क्या चीज़ें होती हैं जब ये डो बनता है, तो उसमें क्या जो CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है? आप ज़रूर ये चीज़ों को बताइएगा. बाकी अगर आप नहीं बता पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा. चीज़ को आप लोग कमेंट करिएगा. आगे बात करते हैं. टेल, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन केम फ्रॉम? ये बैक्टीरिया कहाँ से आया? सिमिलरली द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज़ फर्मेंटेड यूजिंग बेकर इज Salmonellosis cerevisiae. A number of traditional drink food are also made by the fermentation of microbes. टोडी क्या होता है? एक साउथ इंडिया का जो है ट्रेडिशनल ड्रिंक, जिसको हम लोग ताड़ी भी कहते हैं. ए ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया. इट इज़ मेड बाय fermenting sap from the palms. Microbes are also used to ferment fish, soybean, bamboo shoots to make food. Cheese is one of the oldest food item in which microbes are used. Cheese is one of the oldest food item जिसमें क्या होता है, microbes यूज़ किया जाता है. Different varieties of cheese are known by their characteristic texture. पहला, flavor और taste. फटाफट, you can study by a trick named फटाफट. फटा flavor, t फटा, t texture, फट t taste. तो फटाफट. The specificity coming from the production of large amount of CO2 by a bacterium named Propynium bacterium salmi. ये देखिए, अब इसका रिलेशन स्विच सी से, प्रोपिनियम बैक्टीरियम साल्मी जिसका रिलेशन है उसका किसके से रिलेशन है? स्विच सी से. अब जैसे रॉकफर्ट चीज़ होता है तो ग्रोइंग ऑन ए स्पेसिफिक फंगी ऑन देम विच गेव देम ए पर्टिकुलर फ्लेवर. रॉकफर्ट चीज़, रॉकी फटाई, पेनिसिलियम रॉकी फटाई नाम के फंजाई जो होते हैं उससे आता है. ठीक. अब आप नेक्स्ट हम NCERT रीडिंग के थ्रू NCERT रीड करते हुए आगे बढ़ेंगे. NCERT रीडिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते जा रहे हैं. अगर आपको चाहिए कि इसको मतलब अगर आपको सही लगे कि इस तरीके से नहीं सही लग रहा है तो आगे आप कमेंट करके अगर बताएंगे, आप कहेंगे कि किसी और तरीके से मतलब आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन करें तो मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं. बट अभी मैं नॉर्मली NCERT की रीडिंग कर रहा हूँ और प्लस कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते जा रहा हूँ. अगर आप बोलेंगे कि आप क्या करें, मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि मैं NCERT की रीडिंग के साथ साथ उसको एक्सप्लेनेशन दूं और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूं, तो मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करूंगा. वैसे नॉर्मली यहाँ पे NCERT रीडिंग की जा रही है, प्लस में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लग रही हैं जैसे टोडी, तो उसके मैं मतलब बताते जा रहा हूँ आपको. आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में.
माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में अगर हम डील करेंगे, इवन इवन इन इंडस्ट्री, देखिए यहाँ पे लिखा इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर even in industry microbes are used to synthesize a large number of products valuable to human being. Beverages and antibodies are some example. Production on a large industrial scale required growing microbes in a very large vessels called fermenters. उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटर्स। फर्मेंटर जानते हैं क्या होता है? फर्मेंटर एक बहुत बड़ा बड़ा कंटेनर होते हैं फर्मेंटर, उसमें फर्मेंट किया जाता है, उसमें इंडस्ट्रियल्स प्रोडक्ट जो भी हो वो सारे लार्ज स्केल में जब बनाएंगे तो छोटे तो यूज़ करेंगे नहीं, बड़े बड़े फर्मेंटर्स को यूज़ किया जाता है, जो कि आपको आगे जब आप डायग्राम में देखेंगे तो वो आपको देखने को मिले। आइए उसको देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब आप देखेंगे कि फर्मेंटर दिखते कैसे। देखिए ये बड़े बड़े ये इस तरीके से फर्मेंटर्स है, देखिए ये फर्मेंटर्स हैं, ये फर्मेंटर्स प्लांट्स हैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं फर्मेंटर्स। क्योंकि अब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है तो छोटे छोटे चीज़ों से तो होगा नहीं, तो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है, इस वजह से लार्ज स्केल में फर्मेंटर्स का ही यूज़ किया जाता है। अब एक एनसीईआरटी रीडिंग में हम इसमें पढ़ेंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस। बेवरेजेस क्या होते हैं, मतलब आपको बता, बेवरेजेस मतलब आपको पता है बेवरेजेस? आप थोड़ा सोच के बताइए कि बेवरेजेस का मतलब क्या होता है। अगर आप मतलब वीडियो को वैसे आप पॉज करके बताएंगे तो बेटर रहेगा कि बेवरेजेस जो होते हैं उन बेवरेजेस का मतलब क्या होता है। देखिए बेवरेजेस क्या होते हैं ना, कि ड्रिंक्स होते हैं ये, आप मतलब जैसे बियर हो गया, वाइन हो गया, विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम हो गया, ये सारे जो ड्रिंक्स होते हैं ये बेवरेजेस में ही आते हैं। ठीक, तो अगर अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिख तो परफेक्टली रहा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें दिख रहा है बहुत सही, क्योंकि मेरे फ़ोन मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है बहुत बढ़िया दिख रहा है। भाई साहब हमको तो बढ़िया लग रहा है यार। आइए आगे बढ़ते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस, ठीक, माइक्रोब्स जो होते हैं स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बेवरेजेस, लाइक जैसे कि हो गया बियर हो गया, वाइन हो गया, विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया और रम हो गया। फॉर दिस पर्पस द सेम ईस्ट, वही ईस्ट जो सेम ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी इज़ यूज फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्यूअर ईस्ट। जो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी होता है उसको हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? ब्रेड मेकिंग, एंड कॉमनली उसको क्या बोलते हैं? ब्यूअर ईस्ट बोलते हैं। इज़ यूज फॉर फर्मेंटिंग मेल्ट सीरियल्स फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। इससे क्या प्रोड्यूस करते हैं ये लोग? इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट? ठीक, ये आप बताइएगा। रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट। अगर आपको नहीं आएगा तो डेफिनेटली मैं कमेंट कर दीजिएगा, मैं 110% आपको ज़रूर बताऊँगा। Depending on the types of raw material used for the fermentation and the types of processing with or without distillation, different types of alcoholic drinks are obtained. Wine, beer are produced without distillation. Whiskey, brandy and rums are produced by distillation of the fermentation broth. The photograph of the fermented plant is shown, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था, और अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये फर्मेंटर्स हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बोली गई है, मैं आपको चीज़ मुझे लग रहा है आपको बतानी चाहिए, तो मैं मतलब आपको ज़रूर बताऊँगा। इसमें कुछ चीज़ लिखा है कि विद डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन। ऐसा मतलब क्यों चीज़ें ये लिखी गई कि विद डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि विद डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। जैसे इसमें लिखा है बियर हो गया और वाइन हो गया और बियर हो गया, और प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, मतलब डिस्टिलेशन नहीं किया था। तो क्या इसमें सॉरी, तो इसमें बोला गया डिस्टिलेशन नहीं किया जाता है। तो इसका देखिए सिंपल सा ये मतलब है कि अगर आप डिस्टिलेशन करते हैं और बिना डिस्टिलेशन करते हैं तो ईस्ट जो होता है आपको पता है कि अल्कोहल प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन वो 13% से कम ही अल्कोहल, 13% या 13% के कम तक वो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो होती है ईस्ट की वो मृत्यु जाती है, मतलब ईस्ट मर जाता है, उसके बाद वो अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा वो नहीं बना सकता। तो आगे क्या होता है कि जब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो अब उसको मतलब अब हमें इतना ही तक, अगर विदाउट डिस्टिलेशन है तो हमें मतलब इतनी 13% से कम ही क्वांटिटी ऑफ में अल्कोहल मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा में करना है हमको तो उसके बाद फिर हमें डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए अगर हम बात करें विदाउट डिस्टिलेशन में तो उसमें वाइन आते हैं और बियर आते हैं और प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। अगर हम बात करें आपको डिस्टिलेशन के साथ जो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे विस्की हो गया, जैसे यहाँ पे आपको नाम भी दिया
विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम्स हो गया, आर प्रोड्यूस बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ग्रोथ। द फोटोग्राफ ऑफ ए फर्मेंटेड प्लांट इज सोन। मतलब कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्मेंटर्स जो थे बड़े बड़े, उनके फोटोग्राफ्स जो दिखाए गए हैं, वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा इन सारी चीज़ों को। अभी तक एनसीईआरटी रीडिंग में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स जो एंटीबॉडी मैं बोल दे रहा हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। एंटीबायोटिक्स जो हैं उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में आप बोल सकते हैं कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेहनत मन लगा कर पढ़िए, और क्या कह सकते हैं। और शुक्रिया, धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो इसको आप शेयर करिए उन बच्चों तक जिनको मतलब ऐसे तो वो एनसीईआरटी खुद से ही पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, बट अगर वो चाहें तो इस वीडियो को देख के इसके थ्रू भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं इसमें मतलब नॉर्मली एनसीईआरटी रीडिंग ही कर रहा हूँ, बट मुझे कुछ पॉइंट जो लग रहे हैं, जैसे डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन के जो कॉन्सेप्ट थे, मैंने उसको सोचा आप बता दूँ तो मैंने वो बता दिया। और भी कुछ चीज़ें मैंने बताई। बाकी अगर आपको लगे, सही लगे तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए। सही लगे कि अगर किसी को ये बेनिफिट दे सकता है तो ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त जीवन जीजिए। मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।